पार्ट्स है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ये आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। पहले क्या होता था, पहले प्रिंट मीडिया होता था या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता था। तो ये अब एक आजकल नया जो कि डिजिटल मीडिया में आता है, जो कि सोशल मीडिया, जैसे कि फेसबुक हो जाता है, ट्विटर हो जाता है, इंस्टाग्राम हो जाता है, स्नैपचैट है और जीमेल है। तो ये काफ़ी सारे सोशल मीडिया के, जीमेल तो खैर शायद इसमें नहीं आएगा, बट सोशल मीडिया में ये या फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये काफ़ी सारे हैं। तो हर किसी का अपना अपना पर्पज़ है और उन पर्पज़ को ही यूज़ करके हम उस इंफॉर्मेशन वगैरह पास ऑन करते हैं। और काफ़ी सारे एलिमेंट्स जो कि हमने जो मीडिया के हैं वो सारे यूज़ करते हैं। जैसे कि हम ट्विटर है, तो ट्विटर में हम काफ़ी सारे टेक्स्ट का, इमेजेस का, एनिमेशन का यूज़ करते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। वहाँ पर हमारे पास किसी भी कोई भी हमने फ़ाइल बनाई हो तो वो हम वहाँ पर अपनी मल्टीमीडिया की फ़ाइल को वहाँ पर यूज़ करते हैं। टेक्स्ट बेस्ड फाइल हो सकती है या इमेज बेस्ड हो सकती है या वीडियो बेस्ड हो सकती है या एनिमेटेड हो सकती है, किसी भी तरह की फ़ाइल हो सकती है, वो हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा फेसबुक पे तो चल ही रहा है वीडियो, टेक्स्ट, आप सभी लोग वगैरह। तो ये तो मतलब एक बहुत सिंपल सा है। सोशल मीडिया हमारा बहुत अच्छा एप्लीकेशन है जहाँ पर हम अपनी मल्टीमीडिया फाइल्स को यूज़ करते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। नेक्स्ट है सिनेमा एंड वीडियो एडवर्टाइजमेंट। ओके, सिनेमा अगेन मल्टीमीडिया का एक सबसे बड़ा स्रोत है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो भी जितनी भी मूवीज़ होती हैं या एडवर्टाइजमेंट होते हैं, किसी भी तरह की कोई सी भी चीज़ हो, सारा मल्टीमीडिया का ही पार्ट है, जिसमें कि हम बनते हुए एंटरटेन कर रहे हैं। या आप सिनेमा हॉल में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपने काफ़ी सारे वीडियो एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे, जो कि इंटरवल के दौरान जैसे एट द स्टार्टिंग ऑफ द मूवी जब शुरू होते हैं तो वहाँ पर कोई भी इन्फॉर्मेशन पास ऑन की जाती है, या कुछ गवर्नमेंट की तरफ से जो मैंडेटरी एडवर्टाइजमेंट्स हैं जो सरकारी, तो वो चलते हैं। तो वो सारा मतलब सब एक एनिमेशन का ही पार्ट है। वो सारी एनिमेशन की ही चीज़ें सारी जो हमारी इन एप्लीकेशंस वगैरह में हम यूज़ करते हैं। तो ये सारी वो एप्लीकेशंस थी जहाँ पर हम मल्टीमीडिया को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बुक्स है, पोस्टर है, न्यूज़पेपर है, न्यूज़लेटर है, मैगजीन है, बैनर्स है, बिलबोर्ड्स है, ब्रोशर्स है, फ्लैट, टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, बहुत सारे, काफ़ी इजी है, काफ़ी मतलब समझने में भी आसानी रहेगी आप लोगों को। तो दैट्स नॉट वेरी टफ। ओके, सो इसी में ही हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर मल्टीमीडिया डेवलपमेंट। वो कौन कौन से हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं मल्टीमीडिया के लिए। ओके, तो मल्टीमीडिया के लिए बेसिकली जो भी आपको चाहिए, हार्डवेयर में बेसिकली CPU, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड। अगेन बेसिक मतलब काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, काफ़ी मतलब इजी है आप लोगों को समझने के लिए, कोई इतना ज़्यादा टफ नहीं है। बट कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर आप किसी ग्राफिक्स वगैरह पे या किसी भी तरह की मल्टीमीडिया की फाइल पर काम करें तो मेक श्योर आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में एक ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। ओके, तो बाकी सब चीज़ें तो ठीक है, रैम है, हार्ड डिस्क है या कीबोर्ड, माउस, लैपटॉप, सब चीज़ें, बट ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप ग्राफिक कार्ड का जितने ज़्यादा GB का आप ग्राफिक कार्ड को यूज़ करेंगे, 2 GB, 3 GB, 4 GB यूज़ करेंगे, उतनी ईजीली, उतनी आसानी के साथ, उतनी अच्छी क्वालिटी के साथ आप अपना काम कर पाएंगे। ओके, एंड इसके अलावा हमारे पास और क्या चीज़ हो सकती है हार्डवेयर में, साउंड कार्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं। साउंड कार्ड बेसिकली किसी भी चीज़ को जब भी हम, क्योंकि ऑडियो एक एसेंशियल पार्ट है हमारी मल्टीमीडिया का, तो किसी भी चीज़ को सुनने के लिए, किसी भी चीज़ को जब हम वीडियो बनाएंगे, मल्टीमीडिया की फाइल बनाएंगे, तो हम उसमें ऑडियो को हमें सुनना पड़ेगा, तो उसकी एडिटिंग भी करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको एक ऑडियो कार्ड भी उसमें डालना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अगर आपके पास CD-ROM है या कोई भी इस तरह की, या USB पोर्ट वगैरह, कोई भी इस तरह की चीज़ जिसमें कि आप उसको आउटपुट ले पाएँ या इनपुट कोई भी चीज़ में मतलब पुट अप कर पाएँ अपने फाइल को मर्ज करने के लिए या उसको कंबाइन करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपकी
आपका हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट रहेगी। बेसिकली CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस, ग्राफिक कार्ड, वीडियो ऑडियो कार्ड, CD-ROM, इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपके पास रिक्वायर्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर मल्टीमीडिया। ओके, सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर मल्टीमीडिया। सॉफ्टवेयर, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो मल्टीमीडिया में हम यूज़ कर सकते हैं। आप सभी लोग देखते हैं जैसे कि हमारे पास फोटोशॉप है, तो हमारे पास एक ही किसी भी तरह के अगर हमें इमेज में काम करना है, किसी भी तरह का हमें किसी भी इमेज में एडिटिंग करनी है, कोई भी किसी भी तरीके का काम है, तो बेसिकली हम फोटोशॉप के थ्रू करते हैं। ओके, या किसी दो इमेजेस को हमें मर्ज करना है, किसी का बैकग्राउंड चेंज करना है, किसी को इवन जो एनिमेशन के काम होते हैं, जो एडवांस लेवल का एनिमेशन होता है, वो भी फोटोशॉप के थ्रू ही होता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक एसेंशियल पार्ट है हमारा, एक बेसिक रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर होता है। अगर हमारे पास हम किसी भी तरह की इमेज में काम कर रहे हैं, तो आई थिंक आज के टाइम में 90% जो है हमारे पास वो फोटोशॉप होना ज़रूरी है, अगर हमें किसी भी तरह के ग्राफिक्स में काम करना है। इसके अलावा हमारे पास जैसे क्वार्क एक्सप्रेस है, जो कि हमारे सिलेबस पे भी है। क्वार्क एक्सप्रेस में हम लोग काम करते हैं किसी भी तरह का बुक्स वगैरह का, या किसी तरह का मैगजीन कवर या बुक कवर या फ्लायर, या किसी भी तरह की कोई एडवर्टाइजमेंट बनाना है न्यूज़पेपर के लिए या इस तरह की चीज़ों के लिए, जिसमें हम ग्राफिक्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्स्ट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ मल्टीमीडिया का एनिमेशन की फाइल्स वगैरह भी यूज़ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम इसमें यूज़ करते हैं फोटोशॉप में, क्वार्क एक्सप्रेस में, जो अपनी एक पर्पज़ जो हमारे पास फाइल्स हैं, जो भी हमें पर्पज़ आउटपुट चाहिए, उसके लिए हम क्वार्क एक्सप्रेस की सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास और कौन सा सॉफ्टवेयर हमारे पास, जैसे हमारे पास ऑडियो एडिटिंग करनी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे हमने बात करी रेडियो के लिए, तो रेडियो में आपने देखा होगा काफ़ी सारे प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स होते हैं जो कि थ्रू आउट रन करते हैं। तो वो सारे हम पहले एडिट करते हैं, बनाते हैं कि पहले इतनी देर तक बंदा ये ऑडियो चलेगी, इसके बाद फिर कुछ म्यूज़िक चलेगा, फिर उसके बाद कुछ एडवर्टाइजमेंट चलेंगे, फिर उसके बाद कुछ किसी का कोई डिस्कशन या कोई इंटरव्यू, किसी भी तरह का कोई प्री रिकॉर्डेड इंटरव्यू है वो चलेगा, या म्यूज़िक चलेगा, कुछ भी इस तरह का एक जो भी हमारे पास एक ऑडियो फाइल होती है किसी भी तरह की, वो सारी चीज़ें हम उसमें ही इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर, जैसे साउंड फोर्ज है, साउंड फोर्ज को हम यूज़ करते हैं ऑडियो एडिटिंग के लिए। बेसिकली उसमें कुछ ऑडियो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, मैं आपको बताऊं तो उसमें बेसिकली एक तरह से कट कॉपी पेस्ट ही है। जैसे कि आपने कोई भी चीज़ कोई फाइल को कहीं से कट करा और उसे ले जाकर वहाँ पर दूसरी जगह पर पेस्ट कर दिया, मर्ज कर दिया, किसी दो फाइल को एक साथ मर्ज कर दिया ताकि वो थ्रू आउट चल पाए, या किसी में से कोई एक पूरी फाइल है उसमें से किसी एक फाइल को निकाला, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट या 10 मिनट के लिए उस फाइल को उस ऑडियो क्लिप को निकाला, उसे किसी और के साथ मर्ज कर दिया। बेसिकली यही ऑडियो एडिटिंग का ही काम है इसमें। या फिर किसी भी ऑडियो के साथ किसी भी चीज़ को बीप कर दिया, किसी को डब कर दिया, किसी को हाईलाइट कर दिया, या किसी से बैकग्राउंड में से कोई नया वॉइस ऐड ऑन कर दिया उसमें। तो ये सारी चीज़ें हम ऑडियो एडिटिंग के थ्रू करते हैं, जिसमें कि साउंड फोर्ज वगैरह इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं। और कुछ हमारे पास वेब के सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे एडोब ड्रीम वीवर है, या इस तरह के हैं। एडोब ड्रीम वीवर आज के टाइम में काफ़ी अच्छा चल रहा है, या पुराने ज़माने में चलता था फ्रंट पेज टाइप का, इस तरह से ये चलते थे। गूगल स्केचअप है, एप्पल का क्विक टाइम आता है, फोटोशॉप प्रो आता है, या पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट में भी काफ़ी अच्छी एनिमेशन वगैरह का यूज़ होता है, जिसके थ्रू हम मल्टीमीडिया की फाइल्स वगैरह जनरेट करते हैं। तो ये सारी फ्लैश प्लेयर है, काफ़ी अच्छे हैं। और इसके अलावा हमारे पास वीडियो एडिटिंग का जैसे एडोब प्रीमियर है, जो भी अगर जैसे बताया था अभी कि वीडियो एक हमारा मतलब मेन चीज़ जो हमारा मेन पार्ट है वो वीडियो ही है। तो वीडियो में जब हम वीडियो एडिटिंग करते हैं तो उसके लिए काफ़ी सारे टूल्स हैं, आइसक्रीम है और
एडोब प्रीमियर प्रो सबसे ज़्यादा यूज़फुल और सबसे ज़्यादा मतलब इन डेप्थ सॉफ्टवेयर है, जिसमें ये काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है, काफ़ी सारी चीज़ें बताता है कि आप कहीं से भी किसी भी तरह की वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, और एक पूरा प्रॉपर प्रोग्राम है जो कि हमारा वीडियो एडिटिंग में हमें हेल्प करता है। तो ये कुछ बेसिक से सॉफ्टवेयर्स है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीमीडिया की फ़ाइल को बनाने के लिए। ओके, तो आई एम श्योर कि आप लोगों को समझ में आया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर मल्टीमीडिया एंड डेवलपमेंट। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मल्टीमीडिया ऑन इंटरनेट। ओके, मल्टीमीडिया ऑन इंटरनेट। तो मल्टीमीडिया तो काफ़ी इजी है, काफ़ी आई एम श्योर आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आएगा। मल्टीमीडिया और मल्टीमीडिया इंटरनेट पर चला गया। पुराने ज़माने में पहले क्या होता था, पहले जैसे हमने जो शुरुआत में बताया था कि प्रिंट मीडिया यूज़ होता था। तो प्रिंट मीडिया में हम वही कुछ ग्राफिक्स वगैरह का यूज़ कर लिया या टेक्स्ट वगैरह का यूज़ कर लिया इस तरह से। बाद में वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम कुछ वीडियो वगैरह इस तरह से या ऑडियो के थ्रू करने लगे, इस तरह के हम लोग उसमें मल्टीमीडिया का यूज़ करा, जो कि पीछे भी मैंने बताया भी है सारा। अब ये तो आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा बूम कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा क्योंकि ये जो पूरा हमारा है चल रहा है, पूरा इंटरनेट के थ्रू चल रहा है। लोग आजकल मोबाइल्स पे ही अपने इंटरनेट के थ्रू न्यूज़ देख लेते हैं, न्यूज़ पढ़ लेते हैं, वेबसाइट्स पे जाते हैं या वीडियो पास ऑन कर देते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। काफ़ी सारे मल्टीमीडिया जो है ये आजकल ग्रो कर रहा है इंटरनेट पर अगेन फिर वही चीज़ें आ जाती हैं सारी। सोशल मीडिया, फेसबुक पर आपने देखा होगा कि फेसबुक पर काफ़ी सारे जो है लोग न्यूज़ शेयर करते हैं अपनी और इंफॉर्मेशन वगैरह है, कुछ भी इस तरह की क्लिप्स वगैरह जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की है, जो इंटरनेट पर हम अपने सोशल मीडिया में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। या फिर ट्विटर है तो ट्विटर में हमारे पास किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन, कोई सी भी चीज़ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो हम मल्टीमीडिया के थ्रू वहाँ पर जाके उसे रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर आपने न्यूज़ देखा होगा कि अब तो यूट्यूब पर भी एक लाइव चैनल ही चलता है, या काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऐसा, हर चैनल की अपनी अपनी वेबसाइट है और वहाँ पर जाकर आप देखेंगे तो इंटरनेट पर ही जाकर ही आप लाइव ब्रॉडकास्टिंग देख सकते हैं। तो ये एक सारी चीज़ें जो मूव होके जो इलेक्ट्रॉनिक पर भी हैं, बट अब मूव हो गए, अब वो इंटरनेट पे चल रही है और काफ़ी ग्रो भी कर रही है काफ़ी अच्छे तरीके से। तो ये एक पूरा इसका एडवांसमेंट है जो कि मल्टीमीडिया का इंटरनेट पर हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ समझने का है भी नहीं है। बेसिकली इसमें जो चीज़ समझने वाली है वो यही है कि ये मल्टीमीडिया किस एप्लीकेशंस वगैरह में यूज़ हो सकता है। ई कॉमर्स में यूज़ हो सकता है, ठीक है, किसी भी तरह की ऑनलाइन कैटलॉग्स है या मूवीज़ है या म्यूज़िक है, किसी भी तरीके का आप परचेस कर सकते हो, या कोई सी भी इंफॉर्मेशन है कोई सी भी किसी भी तरह की तो वो कर सकते हो। वो इंस्टेंट मैसेजिंग इंस्टेंट परचेजिंग या इंस्टेंट लाइव रिकॉर्डिंग, ये इस तरह की कोई सी भी इस तरह की चीज़ है जो मल्टीमीडिया का पार्ट है, वो सारी चीज़ें आप उसमें लाइव भी कर सकते हैं, इंस्टेंटली भी कर सकते हैं। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जिसकी मल्टीमीडिया का एक अहम हिस्सा होता है, तो वो भी मूव ऑन कर चुका है इंटरनेट पर। ये सारी चीज़ें एप्लीकेशंस ऑफ वेब बेस्ड मल्टीमीडिया, इसमें क्या क्या है? इसमें बेसिकली ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स में कोई भी किसी भी तरह के लोग सेल परचेज करते हैं, ग्राफिक्स डाल देते हैं, उस पर कोई सी भी चीज़ को सेल कर रहे हैं या वीडियो डाल दी तो, या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है अपनी कोई सी भी चीज़ को सेल कर रहे हैं, या किसी भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू या किसी वीडियो के थ्रू किसी भी इंफॉर्मेशन को, सरकारी इंफॉर्मेशन या प्राइवेट इंफॉर्मेशन को पास ऑन कर रहे हैं, इस तरह की। ओके, ये सारी एंटरटेनमेंट है। अगेन वही चीज़ें हैं, मूवीज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें। सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया पर अगेन वही सब लोग अपना ऑडियो वीडियो जो भी क्रिएटिविटी है सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे यूट्यूबर्स आए हैं जो कि एक नया प्लेटफॉर्म जनरेट हुआ है, ठीक है,
तो सभी लोग अपनी स्किल्स को, जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था या लिमिटेड था लोगों के पास टीवी पर जाना या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना, तो वो आज के टाइम में काफ़ी आसान है इंटरनेट के थ्रू, जिसमें काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें कि आप जाके अपनी मल्टीमीडिया के थ्रू अपनी टैलेंट को, अपनी स्किल्स वगैरह को और थोड़ा सा डेवलप कर सकते हैं। ओके सो ये हमारा इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, ये हमारा यूनिट पूरा हो गया। एक क्विक रिवीजन, क्वार्क एक्सप्रेस जो कि हमारा सेकेंड यूनिट था, ये वैसे तो कंप्लीट हो गया है, बट काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद क्लास में नहीं आए थे, तो उन लोगों को ये चीज़ रह गई होगी। तो एक छोटा सा क्विक ओवरव्यू है। वैसे तो मैं आप सभी लोगों को नोट्स वगैरह भेज रहा हूँ और थोड़ी देर में, तो आप सब लोगों को मिल जाएंगे। तो ये छोटा सा क्विक रिव्यू है। इसमें बेसिकली हमारे पास क्या है, क्वार्क एक्सप्रेस में क्वार्क एक्सप्रेस बेसिक इंटरफेस टूल्स मेन्यूज़। ओके सो क्वार्क एक्सप्रेस का बेसिक जो इंटरफेस है वो सबसे पहले ऊपर मेन्यू बार है, और उसके बाद नीचे लेफ़्ट साइड में आपके पास एक टूल बॉक्स बनकर आता है। लेफ़्ट साइड में आपने देखा होगा, जिसमें काफ़ी सारे टूल्स हैं, टूल्स पैलेट्स वगैरह। और राइट साइड में हमारे पास लेयर्स का ऑप्शन आता था और कलर पैलेट्स आते थे। नीचे एक हमारे पास मेजरमेंट पैलेट्स आता था। ओके, और बीच में हमारे पास एक पूरा एक वाइट बोर्ड आता था। वाइट बोर्ड एक वाइट कैनवास होता था, जिसमें कि एक पीरियड जो भी आपने जब आप फाइल ओपन करते हैं तो अब आप एक डायमेंशन वगैरह एक स्पेसिफिकेशन देंगे, उसके बाद एक पेज टाइप का बनकर आता है। एक पूरा एक ये हमारा एक बेसिकली इंटरफेस होता है। ओके, एंड नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, ये क्या है, क्रिएटिंग, ओपनिंग एंड सेविंग फाइल। ओके सो क्विकली बता देता हूँ। ये आप फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, फिर तो एक आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा, या फिर आप Ctrl+N भी क्रिएट करेंगे तो नई न्यू फाइल ओपन हो जाएगी। ओके, कोई अगर जैसे अब जब आप कोई भी नई फाइल बनाएंगे तो उसके बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है। सबसे पहले वो टाइटल पूछता है उसका कि आप उस फाइल उस प्रोजेक्ट को क्या नाम देना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपसे पूछता है वो कि आप उसमें किस चीज़ के लिए बना रहे हैं, मतलब वेब के लिए बना रहे हैं, ग्राफिक्स के लिए प्रिंटिंग के लिए बना रहे हैं, मैगजीन क्या चीज़ आपको किस चीज़ के लिए बना रहे हैं। फिर उसके बाद आपके पास एक डायमेंशन पूछेगा, A3, A4 या कस्टमाइज, जो भी आप अपना चाहते हैं, कितनी विड्थ रहेगी, कितनी हाइट रहेगी, पेज की क्या आपको जो कैनवस है वो कितना रहेगा, कैसा रहेगा। तो आप अपने उसमें उतने ही पिक्सल्स का जाके अपना फाइल वगैरह बना सकते हैं। उसी के बाद उसी में एक ऑप्शन होता है कि वो पूछता है आपसे कि आप कितना मार्जिन देना चाहते हैं, जो नॉन प्रिंटेबल रहेगा, यानी कि उस मार्जिन को, उस एरिया को छोड़ने के बाद जो भी बचा हुआ एरिया रहेगा, चाहे वो लेफ्ट थोड़ा सा 1 इंच का राइट में दे दिया, 1 इंच का लेफ्ट में दे दिया, 1 इंच का टॉप में, 1 इंच का बॉटम में, तो उन सारे 1-1 इंच को छोड़ के जो बीच का जो हमारे पास एरिया रहेगा, सिर्फ उसमें ही प्रिंटिंग होगी जो भी हम डिज़ाइन करेंगे। तो वो जब आपके पास, अब जब आप उस पर ओके पर क्लिक कर देते हैं तो वो एक पेज टाइप का बनकर आता है, और वो इंडिकेट भी करता है ब्लू कलर की लाइंस के साथ कि ये जो एरिया है ये मार्जिन है, और जो बीच का जो एक पूरा बॉक्स बनकर आएगा वो आपका वर्किंग स्पेस होता है, जहाँ पर भी आपको अपनी आउटपुट वगैरह लेना है। ठीक है, सो मेक श्योर कि आपके पास जब भी आप किसी भी फाइल को जब आप बना रहे हैं तो आप उसमें पहले अपनी डायमेंशंस वगैरह चेक करें कि मुझे किस चीज़ के लिए प्रिंट करना है, और वहाँ उस प्रिंट में मुझे कितना स्पेस मिला हुआ है, कितनी उसकी हाइट रहेगी, कितनी उसकी विड्थ रहेगी। जब आपके पास एक पूरी स्पेसिफिकेशन रहेगी कि आपको इतने में ही बनाना है, तब आप उसमें जाकर अपनी उसी स्पेसिफिकेशन का अपनी फाइल वगैरह बना सकते हैं और उस पर काम कीजिए। जब उसका आप आउटपुट लेंगे तो आपको वो उसी आउटपुट में मिलकर आएगी, और वो आपको वहाँ पर पेस्ट करने में या पब्लिश करने में बहुत आसान रहेगी। अगर आपके पास स्पेस कम है और आपने फाइल बड़ी बना दी है तो फिर आपको रीएडिट करना पड़ेगा, उसे छोटा करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि आप शुरू में ही अपनी स्पेसिफिकेशन वगैरह चेकअप करें कि कितना हमारे पास क्या स्पेसिफिकेशन है, कैसा है, और उसके हिसाब से ये अपने प्रोजेक्ट को तैयार करें। जब आपके पास एक वाइट बॉक्स ओपन होकर आ जाता है तो फिर आप उसमें जाके किसी भी चीज़ को ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगेन शायद आप लोगों को मैंने काफ़ी सारे मतलब इसमें मैगज़ीन कवर और इस तरह के एडवर्टाइजमेंट और न्यूज़ वगैरह बनवाए भी थे।
आपको याद है। एंड इसमें है टूल्स। ओके, टूल्स देख लेते हैं क्विकली। बहुत छोटा सा बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। ओके, सबसे पहला हमारे पास टूल होता है आइटम टूल। आपके पास दिखाई देगा एक प्लस का सा स्क्वायर सा बन के, ठीक है, एरो टाइप का। वो बेसिकली आइटम टूल होता है ना। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप सभी लोगों को हो सकता है सॉफ्टवेयर में जाने के बाद आपको उन सारे टूल्स का इस्तेमाल मालूम हो, बट उनके कई बार नाम याद नहीं होते हैं। तो मेक श्योर कि आप सभी उन सारे टूल्स का नाम याद करें। ओके, और ताकि जब एग्ज़ाम में आपके पास आए तो आपको पता हुआ होना चाहिए कि ये वो टूल है और इसका ये इस्तेमाल है। कई बार काफ़ी सारे बच्चे ऐसे मिले जिनसे मैं बताता था या जिन लोगों ने सवाल करा कि ये सर ये कौन सा टूल है, जबकि हालांकि उन्हें सॉफ्टवेयर में देखने के बाद वो टूल पता चल जाता था कि ये कौन सा टूल है। तो अपने टूल्स को याद करिए कि वो टूल है। बेसिकली सबसे पहला टूल जो था हमारे पास आइटम टूल था। आइटम टूल का क्या काम होता था, किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए, रिसाइज करने के लिए, या किसी भी अंदर के बॉक्स से, अंदर के टूल से उससे बाहर आने के लिए वो हमारा आइटम टूल काम करता था। ओके, बेसिकली किसी भी चीज़ को पिक करना है, रिसाइज करना है, कर्व करना है, किसी भी तरह का कोई से भी काम हो हमारे पास आइटम टूल का इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट हमारे पास टूल होता था उसके बाद टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल हमारे पास बहुत ज़्यादा मतलब हमारा मेन टूल होता है बेसिकली क्वार्क एक्सप्रेस का। इसमें ये बेसिकली अगर आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट लिखना शुरू करेगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले, चूँकि हमारे पास सारी चीज़ें प्री डिफाइंड होती हैं, कितनी स्पेस में हमें क्या क्या काम करना है, तो हम उसी के हिसाब से बॉक्स बनाते हैं। तो आप पहले ही अपने हिसाब से बॉक्स बनाएं ताकि आपका डिज़ाइन और बेहतर आ पाए और अच्छे तरीके से आप सारी चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। तो आप अपना बॉक्स बनाइए और बॉक्स बनाने के बाद उसमें किसी भी चीज़ को टाइप करना शुरू कीजिए। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई हेडलाइन लेनी है तो हम ऊपर हेडलाइन बना देंगे, फिर उसके बाद नीचे इमेज, उसके बाद फिर एक बॉक्स बना के अपना उसमें लिखना शुरू कर देते हैं। उसके बराबर में एक और बॉक्स बना सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। टेक्स्ट टूल होता है बेसिकली, टेक्स्ट टूल सिंपल सा बॉक्स क्रिएट कीजिए और टाइप करना शुरू कर दीजिए, और उसी में ही एक छोटा सा, अगर आप थोड़ा सा एक ब्लैक कलर का छोटा सा डॉट होता है टेक्स्ट के टी के नीचे, अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद वो आपको 2 टूल और दिखाई देगा जो कि टेक्स्ट टूल के अंदर ही आते हैं, उसके सब टूल होते हैं। तो एक होता है लिंकिंग टूल। लिंकिंग टूल क्या काम करता है बेसिकली, अगर आपने कोई भी एक बॉक्स बनाया और उसमें अपना टेक्स्ट को टाइप करना शुरू करा और टेक्स्ट आपका ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, और आप उसकी कंटिन्यूएशन में ही दूसरे बॉक्स में मूव करना चाहते हैं, तो वो लिंकिंग टूल से काम होता है। लिंकिंग टूल क्या करता है, सबसे पहले आप उस बॉक्स में क्लिक कीजिए जो कि आपका सोर्स बॉक्स है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटेंट जहाँ से आप पिक करना चाहते हैं, वहाँ से पिक कीजिए, और उसके बाद उस बॉक्स पे क्लिक कीजिए जहाँ पर आपको वो कंटेंट